नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में, जिसमें हम इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में अमेरिकी राजनीति और जियोपॉलिटिक्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जो लीगेसी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के पहले राष्ट्रपति थे। इनको अमेरिका के सबसे महानतम राष्ट्रपतियों में शामिल किया जाता है। अमेरिका के ही नहीं बल्कि अगर पूरे ओवरऑल दुनिया के महान नेताओं की बात की जाए तो उसमें भी अब्राहम लिंकन का नाम आता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिका से तकरीबन 300-400 साल से चलती आ रही स्लेवरी को समाप्त कर दिया। स्लेवरी यानी दास प्रथा। अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप जानते होंगे कि जब अमेरिका के अंदर यूरोपियंस का रूल हुआ करता था, ब्रिटिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इन लोगों का रूल हुआ करता था, तो उस समय इन लोगों ने अफ्रीका से ब्लैक लोगों को ट्रेड करके या कैप्चर करके अमेरिका ये लेके चले गए और वहां पे उनसे फोर्सफुली लेबर वर्क करवाया, उनको दास बना के रखा, यानी उनको स्लेव बना के रखा। और ये जो परंपरा है ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती रही जब अमेरिका आजाद हो गया। आप जानते हैं कि अमेरिका 1776 में अपनी आजादी की घोषणा कर चुका था। ब्रिटेन के साथ उन्होंने एक वॉर लड़ा था जिसको अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जो कि 1776 से लेके 1783 के बीच में लड़ा गया। इस वॉर में अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन से आजाद हो गई। उसके बाद अमेरिका एक्सपैंड करता चला गया, वेस्टवर्ड एक्सपांशन करता चला गया और आज के समय आप जानते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। लेकिन उस दौर में जब अमेरिका आजाद हो गया था उसके बाद भी अमेरिका में ये जो दास प्रथा थी, ये जो स्लेवरी थी, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को दास बना के रखा जाता था, उनको सिविल राइट से वंचित करके रखा जाता था, वो जो प्रोग्राम था वो कंटिन्यू चल रहा था। और ये स्पेशली चल रहा था अमेरिका के साउदर्न स्टेट्स में, यानी दक्षिणी राज्यों में। इस सिस्टम को खत्म करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने। किस तरीके से निभाई उसके बारे में मैंने एक वीडियो तो आपसे ऑलरेडी डिस्कशन में शामिल कर लिया था पहले ही, जब मैंने आपको अमेरिकी सिविल वॉर के बारे में पढ़ाया था। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ उसके बाद दास प्रथा कैसे खत्म हुई। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी बताऊंगा और यहाँ पे अब्राहम लिंकन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लिंकन ने जो प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत स्लेवरी खत्म हुई थी उसको कहा जाता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जो कि जारी किया था 1 जनवरी 1863 को। यानी 1 जनवरी 1863 के बाद अमेरिका में दास प्रथा इलीगल हो गई थी, किसी भी व्यक्ति को दास बना के नहीं रखा जा सकता था। तो इस तरीके का काम करना मतलब लोगों को उनके अधिकार दिलाना, सिविल राइट्स दिलाना और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को उनके अधिकार दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अब्राहम लिंकन ने, उसी की वजह से इनको जाना जाता है। और इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, इनकी जो ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, स्लेव्स को इन्होंने किस तरह से आजाद कराया। तकरीबन यहाँ पे 18 लाख से ज्यादा स्लेव्स थे, उनको इन्होंने आजाद कराया था। लेकिन इस स्लेवरी से आजादी दिलाने के दौरान एक बहुत बड़ा सिविल वॉर लड़ा गया नॉर्थ स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स के बीच में। उसमें भी नॉर्दर्न स्टेट्स और यूनियन को जिताने में अब्राहम लिंकन की अहम भूमिका रही। इनकी जो फिलोसॉफी है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, लिबर्टी को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर और जस्टिस को लेकर, स्लेवरी के खिलाफ जो इन्होंने बात करी, उसको लोगों ने बहुत अपनाया और उसी की वजह से आज का अमेरिका आप जो देखते हैं वो बना। क्योंकि अमेरिका 1776 में आजाद हो गया था, ठीक है, 1783 तक उन्होंने ब्रिटेन को अमेरिका से भगा दिया था, लेकिन अमेरिका किस तरीके का देश बनेगा आगे, अमेरिका किस तरह से आज के समय आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, उस महाशक्ति बनने में अमेरिका का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण कार्य में अब्राहम लिंकन का एक अहम योगदान रहा है। इसकी हम बात करते हैं तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसकी हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो हैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका का सिविल वॉर क्या था। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जब सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि अमेरिका के उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें तकरीबन 6 से 8.5 लाख लोगों की जान चली गई। ये वॉर लड़ा गया था 1861 से 1865 के बीच में और यही वो दौर था जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। इसी दौर में ये राष्ट्रपति बने थे और इसी दौर में ये गृह युद्ध लड़ा गया जिसमें नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो जीत गए और लिंकन ने इन ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को स्लेवरी से आजाद करा दिया। अब लिंकन के बारे में जानने से पहले इनकी कुछ कोट्स पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सीधे इनके कोट्स होते हैं, लेकिन बहुत ही
बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही उनका मीनिंग होता है। एक आपने बचपन से जो है डेफिनेशन पढ़ी होगी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है उसकी बात हम करेंगे। तो डेमोक्रेसी की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन होता है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। ये हमने परिभाषा बहुत बार पढ़ी है और ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने, और ये इन्होंने यहाँ पे दिया। इसके अलावा इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में एक और बात भी कही थी, एज आई वुड नॉट बी ए स्लेव सो आई वुड नॉट बी ए मास्टर। मैं ना तो दास बनना चाहता हूं और ना ही मास्टर बनना चाहता हूं। जो स्लेव को चलाता है वो उसका मास्टर होता है, तो वो मास्टर भी मैं नहीं बनना चाहता हूं। दिस एक्सप्रेस माई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यही मेरे हिसाब से लोकतंत्र है, ना तो किसी को दास बनाना और ना ही किसी का दास बनना। वॉट एवर डिफरेंस फ्रॉम दिस टू द एक्सटेंड ऑफ द डिफरेंस इज नॉट डेमोक्रेसी। कोई भी चीज, जो कोई भी आइडियोलॉजी जो इस चीज का विरोध करती है वो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं है, वो मेरे हिसाब से लोकतंत्र नहीं है। मतलब अगर कोई किसी को दास बनाता है तो वहां पे लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये लिंकन ने कहा था। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा? दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्फ। जो लोग ये कहते हैं कि दूसरे लोगों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे लोगों को दास बना के रखना चाहिए, वो चाहे कोई भी लोग हों, चाहे वो ब्लैक्स हों या फिर कोई और तरीके के लोग हों, चाहे वो धार्मिक आधार पे, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनने की बात करता है तो उसे ये चीज खुद के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहिए और उसे खुद को भी आजाद रहने का अधिकार नहीं है। तो अगर आजादी है तो वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। उसके बाद ये कहा कि इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम द पावर। अगर किसी आदमी का चरित्र आप जानना चाहते हैं, उसका टेस्ट लेना चाहते हैं कि वो आदमी किस तरीके का है, तो उसे पावर दीजिए। तो आप जानते हैं ना, एक और कोट है, बहुत फेमस कोट है, किसका है वो मुझे ध्यान नहीं है, कि द पावर करप्ट्स एंड द एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जिन लोगों के पास पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, और वो उनका सही चरित्र पता चलता है। क्योंकि एक कमजोर आदमी क्या कर सकता है? वो तो सामान्य ही रहेगा ना, वो तो पोलाइट ही रहेगा। लेकिन जब उसके पास पावर रहेगी तब वो कितना हम्बल रहता है ये मायने रखता है, तभी उसके कैरेक्टर का सही मायनों में टेस्ट हो पाता है। ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। उसके अलावा देखिए, मैं एक दो कोट्स और आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद इनके जीवन पे आ जाते हैं। बी श्योर यू पुट योर फीट इन द राइट प्लेस देन स्टैंड फर्म। आप सबसे पहले इस बात पे श्योर हो जाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। एक बार जब आप श्योर हो जाते हैं कि जिस स्टैंड पे मैं खड़ा हूं ये एकदम सही के लिए खड़ा हूं, तो उसके बाद वहीं पे फर्मली खड़े हो जाइए, उस बात पे अड़िग रह जाइए, कभी भी उस बात पे समझौता मत कीजिए। और ये काम इन्होंने खुद भी करके दिखाया। चाहे अमेरिका के अंदर सिविल वॉर ही क्यों ना हो गया, लेकिन ये इस बात पे अड़े हुए थे कि अमेरिका से मैं स्लेवरी को खत्म कर दूंगा, चाहे पूरा देश उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, सब मेरा विरोध क्यों ना करें, लेकिन मैं उसको खत्म करके मानूंगा। उसके बाद चाहे इस बात पे सिविल वॉर हो गया, लेकिन सिविल वॉर में भी ये खड़े रहे, फर्म रहे। अमेरिका जो आज के टाइम पे उसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इनके दौर में यूनाइटेड नहीं था, डिवाइडेड था। डिवाइडेड होने के बावजूद भी इन्होंने उसको फिर से यूनाइट किया, ये इनका काम है। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है इनका कोट वो ये है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम। ये प्रोपेगेंडिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए है। You can fool all the people some of the time and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time। कि मतलब आप एक बार के लिए सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं और सत्ता में आ सकते हैं। सोचिए इस बात को कि आपने लोगों को बरगलाया, उनको बेवकूफ बनाया, आपने वोट छीन लिए और आप सत्ता में आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो नेचुरली बेवकूफ होते हैं, उनको आप हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं कि बार बार उनको प्रोपोगेंडा में उलझा लेते हैं। लेकिन हर आदमी को हमेशा के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। एक दिन आपके प्रोपोगेंडा का जो भांडा है वो फूट ही जाएगा। तो बेसिकली ये कहा कि कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, सब लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत ही कमाल की बात इन्होंने कही। तो अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटुकी में, जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पे सिंकिंग स्प्रिंग फार्म में हुआ था। और ये पेशे से एक वकील भी थे, एक अमेरिकन स्टेट्समैन थे, एक आगे चल के राष्ट्रपति भी बने हैं। उससे पहले अपनी अर्ली एज में ये रेसलर भी रहे हैं, रेसलिंग में भी इन्होंने खिताब जीते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी के पहले राष्ट्रपति। और इन्होंने 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल
1865 तक अमेरिका को एज ए राष्ट्रपति सर्व किया है। और इनके दिन, जब 15 अप्रैल का जो दिन था, इस दिन इनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी, उसकी भी हम बात करेंगे। इनका असैसिनेशन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। 56 साल के थे ये उस समय, इनका असैसिनेशन हुआ था। फोर्ड्स थिएटर में ये एक प्रोग्राम देखने गए थे, वहां पे इन पे गोली दाग दी थी किसी ने। क्यों दागी थी उसकी भी आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो इनके पिता का नाम था थॉमस लिंकन, इनकी मदर का नाम था नैन्सी हैंक्स लिंकन, और ये यहाँ पे केंटुकी में पैदा हुए। और इनके जो पूर्वज थे वो थे सैमुअल लिंकन, जो कि एक इंग्लिशमैन थे, जो कि हिंकैम से, नॉरफॉक से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे आके वो रहने लग गए थे मैसाचुसेट्स में। 1638 से यहाँ पे रहते थे, ये लिंकन फैमिली यहाँ पे रहती थी। उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में कई बार माइग्रेट करी है, और बाद में पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, इन जगहों पे ये माइग्रेट करते रहे हैं, शिफ्ट होते रहे हैं। और ये इनकी फैमिली है, इनके माता पिता हैं। उसके बाद 5 अक्टूबर 1818 को इनकी मदर जो है नैन्सी लिंकन, उनकी डेथ हो जाती है। किससे? मिल्क सिकनेस से। मिल्क सिकनेस क्या होती है? आप जिसे भी मवेशी का दूध पीते हैं, गाय है, भैंस है, जो भी है, अगर वो कुछ ऐसा चारा खा लें जो कि मतलब पॉइजनस हो, और उसका दूध पीने से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको मिल्क सिकनेस कहा जाता है। तो 5 अक्टूबर 1818 को इनकी मदर की डेथ हुई। उस समय ओनली 9 साल के थे अब्राहम लिंकन जो है 9 साल के थे। इनकी बहन जो थी वो 11 साल की थी, और 11 साल की इनकी बहन को, सारा को, उन्होंने चार्ज संभाल दिया। इनके पिता जो थे वो इनके घर को संभालते थे। नैन्सी जो थी, एक 19 साल की इनकी कजिन थी, वो भी ऑर्फन थी, उसने भी इनकी मदद करी। तो घर जो है वो बिना माँ का हो गया था। फिर इनके पिता ने एक दूसरी शादी करी, इनकी स्टेप मदर थी, वो भी इनसे काफ़ी प्यार करती थी, उन्होंने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया इनकी लाइफ में। तो ये चीज़ हुई है। फिर 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 20 जनवरी 1828 को सारा जो है, इनकी जो बहन है, उनकी भी डेथ हो गई। उनका बेटा हो रहा था, बच्चा के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो लिंकन की जो है लाइफ शुरुआती समय में काफ़ी स्ट्रगल भरी रही, और वो इस चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे थे। आगे भी चल के उनको, उनकी जो फैमिली थी, उनके बच्चे हुए, इनकी जो वाइफ थी, उस समय भी इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो ही वॉज अ सैड मैन फॉर पर्सनल रीजंस। और अगर बात करें 2 दिसंबर 1819 की, तो थॉमस जो है उन्होंने सारा बुश जॉनस्टन नाम की एक विडो से शादी कर ली। तो इनकी स्टेप मदर जो है उनका नाम भी सारा था, और इन्होंने इनकी काफ़ी मदद करी इनको उभरने में। और लिंकन जो है, इनके परिवार के पास खेत थे, खेत में काम करते थे, लेकिन लिंकन को फैमिली फार्म में काम करना पसंद नहीं था। ही वॉज नॉट ए हार्ड वर्कर एट लेबरर वर्क में वो अच्छे नहीं थे, उनको पसंद नहीं था। उनको पढ़ना, लिखना, पोएट्री लिखना, ये सब बहुत पसंद था। तो ही वॉज ए एविड रीडर। उनको फिजिकल लेबर बिल्कुल पसंद नहीं था, लिखना पढ़ना पसंद था। हालांकि अगर एजुकेशन की बात करें तो वो सेल्फ एजुकेटेड थे, ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में वो गए नहीं, फिर भी वो आगे चल के वकील बनते हैं, तो उसकी भी आपको पता चलेगा। इनिट्रेंट टीचर्स से उन्होंने एजुकेशन ली। इनिट्रेंट टीचर्स मतलब जो घुमक्कड़ घूमते हैं, इधर उधर चीज़ें पढ़ाते हैं, जानकार होते हैं अलग अलग विषयों के, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी एक तरह से। लेकिन शुरुआती समय में ये स्कूल में नहीं गए, लेकिन फिर में इंडियाना स्टेट्स में जाके एक बार के लिए, कुछ समय के लिए, इन्होंने अपने खेत में काम करने को अवॉइड करने के लिए कुछ महीनों तक स्कूल में गई। तकरीबन 12 महीने ही ये गए हैं, 15 साल के ये हो चुके थे उस समय। लेकिन इनका इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में नहीं था, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, घर वालों का नहीं था। उन्होंने इनको इतना फोर्स नहीं किया कि आप पढ़ाई लिखाई करो, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। और बेसिकली परिवार इनका एकदम हम्बल बैकग्राउंड से ये आते थे। उसके बाद अगर इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो लिंकन एक लंबे चौड़े स्ट्रॉन्ग एथलेटिक शेप के व्यक्ति थे, और ये एक्स चलाते थे, मतलब कुल्हाड़ी चलाते थे, उससे भी इनको मतलब एक तरह से फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। और उसके बाद इनका इंटरेस्ट जो है यंग एज में रेसलिंग में बहुत था, और रेसलिंग में ना केवल इंटरेस्ट था, इन्होंने खिताब भी जीते हैं। इन्होंने काउंटी के अंदर काउंटी रेसलिंग चैंपियनशिप जो होती थी 21 साल की एज में, उसको जीता था। तो ये भी इनका एक बड़ा अचीवमेंट है। क्लेरी ग्लोव्स बॉयज जो एक ग्रुप था, उसके साथ इन्होंने रेसलिंग में काफ़ी नाम कमाया, उसमें इन्होंने काफ़ी रेसलिंग करी और कई सारे खिताब इन्होंने जीते। उसके बाद रेसलिंग के बाद आगे चल के इनका जो है करियर जो है अब कहाँ की तरफ जाएगा, एक लॉयर की तरफ जाएगा, एक वकील की तरफ जाएगा। उसकी बात कर लेते हैं।
तो आगे चल के इनके परिवार से ये थोड़ी टाइम के लिए अलग हो गए थे, क्योंकि इनका जो परिवार है, इनके पिता जो हैं थॉमस 1831 में ये तो शिफ्ट हो गए थे कोलस काउंटी इलिनॉइस में, इलिनॉइस जो स्टेट है वहां पे शिफ्ट हो गए थे, और अब्राहम जो है अपने टाउन में उसी समय रुके हुए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने न्यू सलेम में इलिनॉइस में अपना घर बनाया। 6 साल बाद इन्होंने अपना घर भी बना लिया वहां पे, और वहां पे रहने लग गए। इनके पिता का इनकी एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन ये जो है खुद इस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। और ये शिफ्ट क्यों हुए थे? ये 1830 का जो दशक था, उस समय इनको लग रहा था कि जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे इनको ये जो इनकी मदर की डेथ हुई थी मिल्क सिकनेस से, ये वापस हो सकता है, तो ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे। वहां पे इस तरीके का चारा ज्यादा था, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो उस तरीके का चारा खा लेते थे, जिसकी वजह से मिल्क सिकनेस से कई लोग मारे भी जाते थे। लिंकन और उनके कुछ दोस्तों ने आगे चल के ऑरलैंड्स से लुजियाना और यहाँ पे ये घूम रहे थे, तभी इनको पहली बार पता चला कि अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी है उसकी क्या हालत है। दास प्रथा में ब्लैक्स के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, उनको जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको बहुत कम खाना दिया जाता था, उनको फोर्सफुली लेबरर्स काम करवाए जाते थे, इस तरीके का काम होता था। लिंकन इस चीज से बहुत खफा थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। उसके बाद 1865 के आसपास लिंकन से पूछा गया था कि आपने अपने ये जो रेटोरिक स्किल्स हैं, रेटोरिक मतलब आपकी जो वाक पटुता है, आप जो इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे ओरेटर हैं, ये कैसे बने? तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ था और मैंने जब लॉ का प्रैक्टिस किया, जब मैं वकील बना। एक वकील जो है वो एक अच्छा वक्ता तो होता ही है, आप ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वही वैसा है कि वो उनको किसी को डिफेंड करना होता है, उनको बोलना होता है कोर्ट के अंदर, अपने आप की बात को मनवाना होता है। तो लॉ को जब उन्होंने प्रैक्टिस किया तो उस समय वो अच्छे ओरेटर बने, उनमें ये स्किल्स जो है डेवलप हुए। और उनको शुरुआत में डेमोन्स्ट्रेट शब्द जो है इनकी प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस के दौरान कई बार आता था, उनको समझ में नहीं आता था। कई सारी ऐसी चीजें थी लॉ के दौरान जो उनको समझ में नहीं आती थी। उसके लिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी तो पढ़ाई लिखाई कर ही लेनी चाहिए, अगर मुझे अच्छा वकील बनना है। अभी वकील बने नहीं थे, कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन आगे चल के इन्होंने पढ़ाई करी और यहाँ से घर छोड़ के फिर निकल गए लॉयर बनने के लिए। इन्होंने अलग अलग रास्ते देखे कि क्या तरीका है, कैसे बना जा सकता है। और वो जो दौर था, जब ये 1830 का जो दौर था, उस समय अमेरिका की इकोनॉमी बूम पे थी। उस समय इन्होंने 1832 में एक जनरल स्टोर भी खरीदा क्रेडिट पे, और अपने पार्टनर के साथ, जो इनका एक फ्रेंड था डेंटल ऑफुट, उनके साथ इन्होंने सलेम में ये जनरल स्टोर खोला। उस जनरल स्टोर को चलाया, लेकिन आगे चल के बिजनेस जो है सफ़र कर गया, अच्छा चला नहीं स्टोर, तो इन्होंने अपना जो शेयर है वो भी यहाँ पे बेच दिया, तो वो जो स्टोर में काम किया था वो भी हट गए। उसके बाद आगे चल के ये इलिनॉइस जनरल असेंबली में इलेक्शन लड़ते हैं। अब इनका ये था कि पॉलिटिक्स में कूदना है, तो पॉलिटिक्स में ये आ चुके थे। नॉर्मली अभी तक इनका इतना नाम नहीं था, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में आए और इन्होंने कैंपेनिंग शुरू करी तो लोग इनको काफ़ी जानने लग गए, क्योंकि जिस तरह से बातचीत करते थे, जिस तरीके से लोगों को कन्विंस करते थे, जिस तरीके के इनके स्किल्स थे, लोग इनको बहुत सुनते थे। मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते थे, नेविगेशन इंप्रूवमेंट की बात करते थे शुरुआती समय में। अभी शुरुआती समय में इन्होंने दास प्रथा पे बोलना शुरू नहीं किया था, आगे चल के उस पर भी बात करना शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दिया था, और अच्छे ओरेटर थे, इसलिए लोग इनको सुनते थे और जानते थे कि ये व्यक्ति जो है आगे जा सकता है, इसमें क्षमता है, ये हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद आगे चल के शुरुआती समय में पॉलिटिक्स में इनको ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं। पहला चुनाव जो था उस समय इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन आगे चल के जो ब्लैक हॉक वॉर था, जो था जो कि यूएस और नेटिव अमेरिकन के बीच में एक वॉर चला था, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसमें इन्होंने एक कैप्टन की तरह अमेरिका को सर्व किया। उस समय कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज भी काफ़ी सिस्टम जो था, और उस इन्होंने कैप्टन का पद था इनके पास, ये कैप्टन बने और मिलिट्री में भी इन्होंने सर्व किया। और उसके बाद ये आगे चल के अपनी पढ़ाई के लिए चले गए कि इनको लॉ पढ़ना था। लॉ पढ़ा, ब्लैकस्टोन कमेंस्ट्रीज में जाके इन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ पे जाके लॉयर बन गए। फाइनली ही बिकम ए लॉयर। एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड का लड़का जो खेत में काम करने से बचता था, पढ़ाई करने के लिए इसकी इच्छा थी, उसके बाद इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, लेकिन फाइनली कैसे भी करके ये वकील बन गए। अभी तक तो करियर शुरू हुआ है, अब देखिए आगे क्या होता है। उस समय अमेरिका के अंदर दो मेन पार्टी हुआ करती थी। आज के समय तो आप जानते हैं आज भी दो ही मेन पार्टी हैं अमेरिका में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन उस समय रिपब्लिकन पार्टी तो थी ही नहीं, विग पार्टी थी और
दूसरी पार्टी आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो विग पार्टी जो है अब इतनी पावर में नहीं रहती, अब तो इसकी ज़्यादा वो नहीं बचा है, लेकिन उस समय विग पार्टी ताकतवर पार्टी थी जो डेमोक्रेटिक पार्टी को टक्कर देती थी। और 1834 में विग पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ते हैं और उसकी तरफ से ये उसमें इनको सक्सेस भी मिलती है, विग पार्टी से चुनाव भी जीत जाते हैं। उसके बाद जो सेंगामनन जो जगह है काउंटी की, वहाँ पे सेंगामनन काउंटी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, वहाँ पे 4 बार जीते भी हैं। तो ये उस समय था। रिपब्लिकन पार्टी, आप कहेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बनते हैं तब तक रिपब्लिक पार्टी बन जाती है। रिपब्लिकन पार्टी का जो बनने का जो सिस्टम था वो सिविल वॉर के दौरान ही शुरू हुआ था, जब जो एंटी स्लेवरी वाले जो लोग थे, जो कि स्लेवरी को पसंद नहीं करते थे, दास प्रथा को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मिलके ये पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी। आज के समय रिपब्लिकन पार्टी को कहा जाता है कि ऑर्थोडॉक्स है, लिबरल पार्टी का नाम जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को लिबरल पार्टी ज़्यादा मानते हैं। लेकिन उस दौर में दास प्रथा के लिए लड़ने वाली पहली पार्टी यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी थी। बहुत लोग लड़ रहे थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का ये आधार था, बनने का आधार था, वन ऑफ द फाउंडेशन इस वजह से हुआ थी। उसके बाद एक लॉयर और एक पॉलिटिशियन का ये साथ में काम कर रहे थे। पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में इनको उतरना था, लेकिन अपना जो लॉ का काम था, प्रैक्टिस ऑफ लॉ, उसको ये छोड़ना नहीं चाहते थे, वो भी ये काम कर रहे थे। इसकी वजह से इनकी लाइफ में, इनके पॉलिटिकल करियर में भी इनको मदद मिली। और उस दौर में जब इनका पॉलिटिकल करियर शुरुआती समय पे था, तो हेनरी क्लेज ने इनको सपोर्ट किया, वो इनके एक तरह से पॉलिटिकल गुरु बने, उनके ये डिसाइपल थे। और इन्होंने, इनके जो आइडिया थे लिंकन के, उनसे हेनरी क्ले काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन को प्रमोट करते थे, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करते थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो अलग अलग हिस्सों में चल रहा था। अमेरिका में भी चल रहा था, यूरोप में तो चल ही रहा था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी चल रहा था, लेकिन उसको ये और बेहतर बनाना चाहते थे। उसके अलावा स्लेवरी को ये हटाना चाहते थे। तो ये जो आइडियाज़ थे, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, ये जो आइडियाज थे ये हेनरी क्ले को काफ़ी पसंद आए और उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और उसी दौरान जॉन एस स्कॉट के अंडर इन्होंने अपना कानून का जो काम है, वकील का काम है, उसको भी कंटिन्यू रखा। उसी दौरान इन्होंने अलग अलग महिलाओं से संपर्क साधा, विवाह का उम्र हो चुकी थी, यंग थे, तो अलग अलग वीमेंस को इन्होंने डेट किया। 3 आई थिंक, मतलब तीसरी बार इन्होंने जब डेट किया उसके बाद शादी हुई इनकी। पहली बार जब ये एक लेडी से मिले थे, उसकी तो उनको क्या है कि डेथ हो गई थी उनकी अर्ली टाइम में ही, क्योंकि उनको टाइफाइड फीवर हो गया था, उसकी वजह से वो गुजर गई थी। एक लेडी थी जो इनको छोड़ के चली गई थी। उसके बाद अब्राहम जो है मैरी टोड से मिलते हैं 1842 में, 4 नवंबर को मिलते हैं, ये बताया जाता है 4 नवंबर को इनसे मिलते हैं, शादी करते हैं, 4 नवंबर 1842 को शादी कर लेते हैं इनसे। लॉ के दौरान ही ये मिलते हैं, लॉ प्रैक्टिसेस के दौरान। और ये एक अच्छी घराने से आती थी, वेल्दी फैमिली से थी। इनके पिता खुद एक वकील थे और बिजनेसमैन थे, तो इनसे इनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद इनसे इनको 4 बेटे भी होते हैं, जिनका नाम होता है रॉबर्ट टॉड लिंकन, एडवर्ड बेकर, विली लिंकन, थॉमस लिंकन। ये अपने पिता के नाम पे भी इनका नाम रखते हैं। तो 4 बेटे होते हैं। ही वॉज ए गुड हस्बैंड, ऐसा उनकी बायोग्राफीज और उनको सब देखा जाता है, तो अच्छा, वो अच्छे पति थे, वो अच्छे पिता थे, वो अच्छे फैमिली मैन थे, अपना लॉ का प्रैक्टिस भी करते थे, फैमिली को टाइम भी देते थे, सभी चीज़ करते थे। तो ही वॉज ए गुड मैन एट ऑल। ओके, तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली तो अब आपको पता चली जाएगा, मैंने आपको बताया भी है। तो पर्सनली भी ही वॉज ए गुड मैन, और प्रोफेशनली जब उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ा उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत समय में, उसके बाद वो जो दौर चल रहा था 1830 से लेके आगे चल के 1850 तक भी चला है वो दौर, जो अमेरिका के अंदर स्लेवरी और एंटी स्लेवरी एलिमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हीट वॉर में तब्दील नहीं हुआ था तब तक, जब तक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन चल रहा था। मतलब उनके बीच में एक डिबेट थी। नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे, साउथ के जो स्टेट्स हैं वो स्लेवरी को रखना चाहते थे। तो उस समय ये जो है एंटी स्लेवरी थे। तो ये विलमेंट प्रोविसो के स्पोर्ट सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये अपना जो एजेंडा है, अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें सफल नहीं हो पाया, इसको नहीं मिली सक्सेस। लेकिन ये भी चाहता था कि स्लेवरी बैन हो जाए।
इवन दो अमेरिका के अंदर अमेरिकन मैक्सिकन वॉर जो हुआ था उस दौर में, उसका भी इन्होंने कहा था कि इसको वॉर को कभी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जेम्स के फॉल्क जो हैं वो इसको कर रहे थे ग्लोरीफाई, कि अमेरिका ने कैसे जीता, क्या क्या किया, हमने क्या क्या दिखाया, अपना ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। इसका इन्होंने विरोध किया। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा अमेरिकन अफ्रीकन मैक्सिकन वॉर के बारे में। उसके बाद आगे चल के इनको ऑफर हुआ कि ये गवर्नर बन जाएं ओरेगन टेरिटरी के। ओरेगन टेरिटरी मतलब अमेरिका की जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई कर रहा था अमेरिका, वहां का इनको गवर्नर बनाने का ऑफर किया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गवर्नर नहीं बनूंगा, जेरेगली टेलर जो है इनको बना दिया जाए। इनको सपोर्ट दिया गया और इनको बना भी दिया गया 1848 में। इनके बड़े मिशन था, इनका बड़ा टारगेट था, इनको प्रेसिडेंट के लिए लड़ना था। हालांकि अभी तक ये श्योर थे कि नहीं, क्या पता कि इनमें कॉन्फिडेंस था कि नहीं कि अभी ये बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये एक अच्छे लॉयर थे, अच्छे वक्ता थे, और इन्होंने अपने करियर में कई बार बहुत सारे कानून के केस, बहुत सारे केसेस लड़े। इनको ऑनेस्ट एबे बोला जाता था, इनका नाम रखा गया था ऑनेस्ट एबे, और क्योंकि ये बहुत ऑनेस्टली केस लड़ते थे, सच के लिए हमेशा खड़े रहते थे, तो उसका इन्होंने इन्होंने इस डेकेड में कई केस जीते। लेकिन उसके बाद 1854 में 16 अक्टूबर को अब्राहम लिंकन ने एक स्पीच दिया था पियोरिया में। ये जो है यहाँ पे इन्होंने अपना स्टांस क्लियर किया। इन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता स्लेवरी को, मुझे नफरत है दास प्रथा से, और अगर मैं कभी सत्ता में आया तो मैं सबसे पहले तो इस दास प्रथा को, इस स्लेवरी को खत्म कर दूंगा, इसके खिलाफ कानून बना के इसको एक तरह से बैन कर दूंगा, इसको गैर कानूनी घोषित कर दूंगा। उसके बाद आगे चल के कैंसस नेब्रास्का एक्ट आता है। उसके बाद जो विग पार्टी जो है ये तो इतना इसको ऊपर कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है ये कैंसस नेब्रास्का एक्ट जो था ये उससे लेकर था, स्लेवरी से रिलेटेड था। तो जहाँ पे नॉर्थ के स्टेट्स जो हैं वो इस चीज़ पे जमे हुए थे कि स्लेवरी को ख़त्म करो, और साउथ के स्टेट्स जो हैं वो चाहते थे कि स्लेवरी जो है ज्यों की त्यों रहे और यहाँ पे स्लेवरी को हटाया जाए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी स्लेवरी और इस पे, क्योंकि कई लोगों ने अगर नहीं देखा हो वीडियो अमेरिकन सिविल वॉर का, तो मैं बता देता हूँ कि ये देखिए अमेरिका 1837 का ये मैप है। यहाँ पे शुरुआती समय में अमेरिका का ये हिस्सा ही था जो कि अमेरिका के पास था, 13 कॉलोनीज थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके अमेरिका ने वेस्टवर्ड जो है एक्सपांशन किया। तो अमेरिका के जो नॉर्थ के स्टेट थे, नॉर्थ के स्टेट्स, और अमेरिका के जो साउथ के स्टेट्स थे, दो तरीके के स्टेट्स हैं। नॉर्थ वाले स्टेट्स जो हैं ये इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे, इनके पास अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था, इनको स्लेव्स की जरूरत नहीं थी, एक बात। दूसरा, ये चाहते नहीं थे कि स्लेव्स रहें। अगर स्लेव्स रहेंगे तो इनके एक किसी भी देश के अंदर दास प्रथा होती है तो उसके ऊपर एक तरीके का प्रेशर भी बनता है कि दास प्रथा एक हीनियस क्राइम ही है, किसी को दास बनाना एक ह्यूमन बीइंग को। तो नॉर्थ के स्टेट्स चाहते थे कि स्लेवरी को हटाया जाए, और साउथ के स्टेट जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी पे आधारित थे। वहां पे ज्यादा खेती बाड़ी होती थी और यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन थी ब्लैक्स की, जिनको स्लेव बना के रखा जाता था। तो ये साउथ के जो स्टेट्स हैं इनके अपने कारण थे। कारण यही था कि एक तो ये इनके इकोनॉमिक कारण थे कि ये इन दासों को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, इनको पेमेंट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अभी तो इन दासों से फ्री में काम करवा रहे थे, इनको पनिश कर रहे थे, इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। दूसरी, वाइट सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि वाइट लोग जो हैं, बहुत जगह जो रेसिस्ट वाइट लोग हैं वो अपनी सुप्रीमेसी को मानते हैं कि ब्लैक्स को नीचा समझते हैं, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये साउथ के स्टेट्स कहते थे कि स्लेवरी तो रहेगी, तो और नॉर्थ के स्टेट्स ने कहा कि नहीं रहेगी। तो ये चीज़ चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो ये कैंसस नेब्रास्का एक्ट जब आया, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट था। उस दौरान अमेरिका में जो है विभाजन सा हो गया था एक तरीके का। तो नॉर्थ के स्टेट्स जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी दौरान रिपब्लिकन पार्टी भी बनी, और रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे यहाँ पे अब्राहम लिंकन उभर के आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो ओपनली क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं तो ओपनली विरोध करता हूँ इसका, मैं तो बिल्कुल भी दास प्रथा के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अबोलिश कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, और लिंकन को साउथ के स्टेट्स भी देख रहे थे। उनको लग रहा कि ये आदमी अगर प्रेसिडेंट बन गया और ये पावर में आ गया तो हमारे तो जो हमारी तो इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा, और दास प्रथा को खत्म कर देगा तो हमारी वाइट सुप्रीमेसी भी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान अमेरिका के इलेक्शन की बात चल रही थी। 1861 में जो इलेक्शन हुए उसके लिए इन्होंने कैंपेन किया 1859 के दौरान, और इनको बहुत से लोग जो हैं सपोर्ट करने लग गए। इवन ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, साथ में ये अपनी जो लॉ की जो प्रैक्टिस है वो भी कर रहे थे। इवन इन्होंने अपने अपोनेंट्स के ग्रैंडसन को भी एक केस में डिफेंड किया। तो वो ऐसे व्यक्ति थे, द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब कह सकते हैं कि हमेशा अपने
काम को भी इन्होंने उतना ही महत्व दिया, अपनी फैमिली को भी महत्व दिया, और जो सही है उसके लिए हमेशा ही लड़े। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद इन्होंने, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी विचारधारा थी, इनके जो स्पीच थे, ये जो बातें कह रहे थे, जो इनका एजेंडा था, जो इनका मैनिफेस्टो था प्रेसिडेंट बनने के बाद जो ये करने वाले थे, उसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। लिंकन को कैंपेनिंग में बहुत सपोर्ट किया। फाइनली रिपब्लिकन पार्टी ने इनको अपना घोषित कर दिया, एक तरह से प्रेसिडेंट का पद कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो एक बहुत बड़ा वो हुआ था प्रेसिडेंट का लिए, जो एक क्या बोलते हैं, भाषण दिया था इन्होंने, स्पीच दिया था इन्होंने 19 नवंबर 1863 को। ये तो पहला बाद का है, सॉरी, ये तो बाद की फोटो आ गई यहाँ पे। ये तो सिविल वॉर के दौरान है। तो पहले भी इन्होंने कई स्पीच दिए जिसकी वजह से लोगों ने इनको प्रेसिडेंट के लिए कहा। तो 18 मई को इन नेशनल रिपब्लिकन कन्वेंशन में, शिकागो में जो कन्वेंशन हुई, उसमें इनको कहा कि चलिए ठीक है, अब ये बन जाएंगे। इनको 180 वोट से जीत हासिल हुई और इनको कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। तो नवंबर 6, 1860 को ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और ये अमेरिका के पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने। 16वें राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने शपथ ली। लेकिन जो ही ये राष्ट्रपति बनते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सिविल वॉर कैसे शुरू हुआ? 4 मार्च 1861 को इन्होंने शपथ ली, लेकिन इनके शपथ लेने से पहले ही, जब अमेरिका के अंदर ये तय हो चुका था कि लिंकन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी समय अमेरिका के ये जो साउदर्न स्टेट्स थे, अमेरिका के जो साउदर्न स्टेट्स थे, जो कि स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे थे, और ये जो इधर फ्री स्टेट्स थे, जो कि नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स बोल सकते हैं इनको, तो इन रेड वाले जो साउथ के स्टेट्स थे, इन्होंने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन गया है? लिंकन। तो अब हम अपने आप को अमेरिका से अलग ही करते हैं, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। इसको कहा गया कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शुरुआत में इसमें 7 राज्य थे, बाद में 4 और जुड़ गए, 11 राज्य हो गए। इन्होंने कहा कि हम तो अमेरिका का एक पार्ट ही नहीं है, अब हम अपना अलग देश चलाएंगे, हमारा खुद का संविधान होगा, हमारा खुद का राष्ट्रपति होगा। जेफरसन डेविस को उन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त किया और कहा कि अब अमेरिका से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर देखा जाए इस सिनेरियो में, तो अमेरिका 2 भागों में टूट गया। अब अमेरिका जो है, यहाँ पे एक यूएसए हो गया, यहाँ पे एक सीएसए हो गया। लेकिन अमेरिका की यूनियन गवर्नमेंट जो थी, जिसके राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, वो इस बात को मानेंगे नहीं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो टूट जाए। तो इन्होंने कभी भी इस देश को, इस 11 राज्यों को कभी भी एक सेपरेट कंट्री की तरह नहीं देखा, इनको सिर्फ एक रिबेल स्टेट्स की तरह देखा। कहा कि हम तुम्हारे जीतेंगे, या तो तुम बोल दो कि तुम अमेरिका का हिस्सा हो, और जो यहाँ पे अमेरिका की पॉलिसी होंगी वही तुम्हारी पॉलिसी होंगी, अदरवाइज देयर विल बी ए वॉर। बट वॉर से पहले ही इन सीएसए यानी कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही, यहाँ पे एक जगह थी, एक सोमेटर नाम का फोर्ट था, वहां पे यूएसए के एक फोर्ट को कब्जा करके यहाँ पे वॉर शुरू कर दिया था 12 अप्रैल को। तो यूएसए और सीएसए वैसे तो दोनों एक ही देश थे, लेकिन वैसे अब ये 2 आइडेंटिटी बन चुकी थी, इनके बीच में वॉर होता है। इसी को कहा जाता है अमेरिकी सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर जो है ये इरप्ट कब होता है? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को ये वॉर शुरू हो जाता है। और नॉर्दर्न स्टेट्स जो ये चाहते थे कि स्लेवरी खत्म हो जाए, और नॉर्दर्न स्टेट्स अमेरिका, मेन अमेरिका का हिस्सा थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनियन का पार्ट थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट कौन होना चाहते थे? साउथ के स्टेट्स, दक्षिणी स्टेट्स, जो कि स्लेवरी का क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे, स्लेवरी को रखना चाहते थे। इसीलिए ये सिविल वॉर हुआ। और ये स्लाइड में आपको पूरा डिटेल में समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि यूएसए के नॉर्दर्न स्टेट्स जो स्लेवरी के खिलाफ थे, और यूएसए के साउदर्न स्टेट्स जो कि यूएस स्लेवरी के पक्ष में थे, उनके बीच में ये 12 अप्रैल 1861 को वॉर शुरू हो गया। इसको अमेरिकी सिविल वॉर कहा जाता है। और ये वॉर चला, और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। ये वॉर शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने इनॉग्रल एड्रेस दिया साउथ के लोगों को, साउथ के स्टेट्स को, और कहा, इन योर हैंड्स माय डिससैटिस्फैक्शन फेलोज कंट्रीमैन, dissatisfied fellow countrymen, and not in mine is the momentous issue of civil war. The government will not assail you. You have no oath registered in heaven to destroy the government, while I shall have the most solemn one to preserve, protect
एंड डिफेंड इट। तो बेसिकली ये कहा कि भाई साउथ के लोगों, जो तुम मुझसे नाखुश हो, मुझसे नाराज हो, डिससेटिस्फाइड हो, और तुमने ये जो सिविल वॉर की घोषणा कर दी है, ये मेरी तरफ से घोषणा नहीं है, तुम्हारी तरफ से है, और तुम्हारे पास इस चीज की कोई ओथ नहीं है, तुम्हारे पास इस चीज का कोई राइट नहीं है कि तुम अमेरिका की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विरोध कर दो और उसको बर्बाद करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे पास ओथ है, क्योंकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, चुना हुआ राष्ट्रपति हूं, प्रतिनिधि हूं, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने देश को प्रोटेक्ट करूं, इसको डिफेंड करूं, और तुमसे मतलब जो तुम रिबेल हो चुके हो, तुमको रिबेलियन, तुम्हारे रिबेल को दबाऊं। ये बात इन्होंने शुरुआत में घोषणा कर दी थी। 12 अप्रैल 1861 को वॉर शुरू हुआ। 13 को जो यूनियन की गवर्नमेंट है, यूनियन की जो आर्मी है, मतलब अब्राहम लिंकन ने उस आर्मी को कह दिया कि जाओ अब वॉर लड़ो और साउथ के स्टेट्स को जो है हरा के और उनको अमेरिका का फिर से पार्ट बनाओ, उनके रिबेलियन जो है उनको हटाओ। ये बात इन्होंने बनाई, और इन्होंने कहा कि जैसे कि इन्होंने कहा था कि आई विल स्टैंड फर्म, जो मेरा स्टैंड है उस पर मैं हमेशा रहूंगा, उस स्टांस को बदलूंगा नहीं, मुझे कोई समझौता नहीं करना, स्लेवरी खत्म तो मतलब खत्म करके मानूंगा, और ये बात पे अड़िग रहे। उसके बाद ये वॉर हुआ, वॉर बहुत खतरनाक वॉर हुआ। जैसा कि मैंने बताया था आपको, 6 से 8 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें नॉर्थ के जो है कम लोग मारे गए, साउथ के ज्यादा लोग मारे गए। नॉर्थ की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ज्यादा मॉडर्नाइज थी, लेकिन साथ ही साथ नॉर्थ की मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें अब्राहम लिंकन का भी एक अहम योगदान था। उन्होंने साउथ के स्टेट्स को अपनी नेवी से चारों तरफ से घेर लिया, घेर के उसके बाद इन्होंने कहा कि चलिए इनको, इनसे बदला लेंगे, घेर के इनको कैप्चर करके इनका जो है पूरा सिस्टम है, जो अपने ही देश का, इनको जो रोड है, ब्लॉक्स है, ट्रेन, रेलवे है, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा ताकि साउथ के स्टेट्स को घुटने टिका सके। और ये खुद वॉर जनरल से मिलते थे, पर्सनली उनको नियुक्त करते थे। साउथ के अंदर जो है जेफरसन डेविस जो है राष्ट्रपति नियुक्त तो कर दिए गए थे, लेकिन उनका कोई इतना अच्छा स्ट्रेटेजिकल रिकॉर्ड नहीं था। ये खुद एक वॉर में शामिल रहे हुए थे, ये एक लॉयर थे, एक अच्छे ओरेटर थे, अपने लोगों को ज्यादा कन्विंस कर पाते थे, यूनाइट कर पाते थे, जोड़ पाते थे। और इनका जो मकसद था अमेरिका से सिविल वॉर का जो हटा कर स्लेवरी को खत्म करना, उससे जो ब्लैक लोग थे उनके सेंटिमेंट्स भी इससे जोड़ गए थे। साउथ के अंदर काफी पॉपुलेशन थी जो कि ब्लैक पॉपुलेशन थी, वो भी साउथ के स्टेट्स के खिलाफ थी, उनके खिलाफ ही वो सिविलियन नॉर्थ के स्टेट्स को सपोर्ट करती थी। तो ये सब चीजें लगी, और इस दौरान, इस सिविल वॉर के दौरान कोई बाहरी शक्ति को इन्होंने इन्फ्लुएंस करने नहीं दिया सिविल वॉर को। क्योंकि देखिए, जब सिविल वॉर होता है किसी देश के अंदर तो बाहरी शक्तियां जो है उसका बड़ा फायदा उठाती हैं। सीरिया में सिविल वॉर हुआ, अमेरिका रशिया दोनों ने फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में सिविल वॉर हुआ तो इन्होंने सीधा कह दिया यूरोप के देशों को कि कोई भी आदमी अगर साउथ के स्टेट्स को सपोर्ट करेगा तो ये वॉर तो मैं पहले निपटाऊंगा और उसके बाद अगला नंबर उसी का होगा, उसी के साथ मैं युद्ध लड़ूंगा। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कह दी थी। तो कोई जो दूसरा देश है, यूरोप का देश जो है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन्होंने, जो उस समय की महाशक्तियां थी, उन्होंने कभी भी इसको किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, ना साउथ को ना नॉर्थ को। उन्होंने चुप रहे उसमें पूरे दौरान। ये सब इन्होंने चलाई, और इनकी जो स्ट्रेटजी है उसकी वजह से नॉर्थ के अंदर इनका जो सपोर्ट है वो बढ़ता चला गया, और ये काफ़ी पॉपुलर हो गए। इवन ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनमें भी ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। और फाइनली जब ये वॉर चल रहा था उस दौरान 12 अप्रैल से लेके, जैसा कि ये वॉर चला 12 अप्रैल से लेके 9 मई 1865 तक चला है। यहाँ तक तो जीवित थे, हालांकि ऑफिशियली आगे चल के 26 को खत्म हुआ था। ये 9 मई को हुआ है, इस अप्रैल महीने में ही इनकी डेथ हो गई थी। वैसे पहले इनकी डेथ से 2-3 दिन पहले जो है वॉर कुछ हद तक समाप्त हो गया था और इनको पता था कि जीत जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली वॉर जब समाप्त हुआ तब तक ये जीवित नहीं थे। और इस दौरान क्या होता है कि अमेरिका ने 4-4.5 साल तक बहुत ही टफ समय देखा। अमेरिका की लगभग ये मानिए कि 2% आबादी समाप्त हो चुकी थी उस दौर में, और युवाओं की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा समाप्त हो गई थी। नॉर्थ के अंदर 10% युवाओं की आबादी समाप्त हो चुकी थी, साउथ में 30% आबादी समाप्त हो गई थी। तो एक बड़ा इवेंट था अमेरिका के इतिहास का, इतने लोग उनके आपस में ही लड़के मारे गए। और लेकिन ये अपने स्टांस पे खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सीधी सी बात है, स्लेवरी एक इनजस्टिस है, उसको मैं समाप्त करके रहूँगा और पूरे देश में ये चीज़ लागू रखूँगा। इसके लिए इन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया 1 जनवरी 1863 को। सिविल वॉर के दौरान ही इन्होंने ये जारी कर दिया था। इसमें इन्होंने कह दिया था कि इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, अमेरिका जो है यूनियन, जो पूरे देश का पार्ट है, जिसमें नॉर्थ हो या साउथ के स्टेट्स हो, उसके सारे स्लेव्स को मैं आज़ाद घोषित करता हूँ। वो अमेरिका के अब आज़ाद नागरिक हैं, उनके पास उनके नागरिक अधिकार हैं। ये जब घोषणा करी तो अमेरिका में तकरीबन 18,60,000 जो स्लेव्स हैं वो इसके साथ आज़ाद हो गए। इससे भी ज़्यादा स्लेव्स और भी स्लेव्स इसमें जो है हो गए, आज़ाद हो गए। तो आज़ादी
उनको ऑफिशियली मिल चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल सरकार से मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक वो व्यवहारिक नहीं हुई थी क्योंकि अभी सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक इन लोगों को आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि साउथ के स्टेट्स ने उनको गुलाम बना के रखा और उनको कहा कि अभी आप स्लेव हैं, आप स्लेवरी से नहीं हट सकते। लेकिन फाइनली जब वॉर समाप्त हुआ, वॉर समाप्त होने के बाद इन्होंने कह दिया कि अब अमेरिका के अंदर हर एक नागरिक आज़ाद है, कोई भी किसी का दास नहीं है। उसी दौरान देखिए, अब्राहम लिंकन को मेलनकोली भी हो गया था। मेलनकोली मतलब एक बीमारी है एक तरीके की, आज के समय इसको क्लिनिकल डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन इसलिए क्योंकि इनके जो हुई थी शादी, उनसे जो 4 बच्चे थे, एडवर्ड और विली, 2 बेटे उनकी डेथ हो गई थी और 2 बेटे इनके बच्चे थे। उन 2 बच्चों की डेथ की वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन की वजह से इनको बीमारी हो गई, काफ़ी समय से डिप्रेशन में थे। लेकिन उस दौरान इन्होंने सिविल वॉर भी लड़ा है और अंतिम समय जब आया और जब जॉन विक बूथ नाम का एक व्यक्ति जो कि स्लेवरी का सपोर्टर था, साउदर्न स्टेट्स की तरफ लॉयल था, इसने क्या किया, 14 अप्रैल 1865 को फोर्ड्स थिएटर में वॉशिंगटन में जो है, वहाँ पे अब्राहम लिंकन अपनी फैमिली के साथ एक शो देखने के लिए गए थे। वहाँ पे रात को 10 बजे इस आदमी ने अब्राहम लिंकन को सर में गोली मार दी और गोली मार लगने से इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो ये जो है डेथ इनकी हुई। डेथ जो है, मेलनकोली को एक दुखद सूचना भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, तो यहाँ पे भी मैंने मेलनकोली ही लिख दिया। और मेलनकोली आज के समय तो इंग्लिश भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, क्लिनिकल डिप्रेशन भी इसको टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है आगे चल के ये वो व्यक्ति बने जो अमेरिका के चौथे ऐसे राष्ट्रपति थे और आखिरी थे जिनको असैसिनेशन का सामना करना पड़ा, असैसिनेट किया गया इनको। और उसके बाद इनके जो बेटे थे रॉबर्ट टॉड, वो अपनी मदर के साथ रहते थे 1875 तक। उसके बाद इनके बेटे और मदर एक ही ये बचे थे और तो सब इनका परिवार जो है वो ख़त्म हो चुका था, डेथ हो चुकी थी उन लोगों की। तो इस तरह से इन्होंने योगदान निभाया। अगर बात करें अब्राहम लिंकन की लेगेसी की, ये आखिरी स्लाइड है आपकी, तो इन्होंने अमेरिका को यूनाइट करने में एक अहम योगदान निभाया। अमेरिका इनकी आने से पहले यूनाइट ही था, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पे अगर देखें साइकोलॉजिकल लेवल पे तो बटा हुआ था। नॉर्थ के स्टेट्स कुछ चाहते थे, साउथ के अलग चाहते थे। लेकिन जब ये सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर नहीं होना चाहिए, किस देश में लोग बहुत मारे जाते हैं, लेकिन हो रहा तो यही हुआ कि लास्ट में साउथ के हार गए और उनको मानना पड़ा कि अब तो स्लेवरी नहीं रह सकती क्योंकि साउथ हार चुका है, नॉर्थ जीत चुका है। तो जो साउदर्न स्टेट्स जो हैं अमेरिका से अलग हो गए थे, उनको फिर से यूनियन के अंदर जोड़ा और इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया ह्यूमैनिटी के लिए कि स्लेवरी यानी दास प्रथा को समाप्त किया। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उसको उनके अधिकार दिलाने में अहम योगदान निभाया। हालांकि ब्लैक लोगों को उनके अधिकार मिलने में काफ़ी समय लगा, 20वीं शताब्दी तक, मार्टिन लूथर के समय तक उनको इतने अधिकार नहीं मिले थे। आज भी अमेरिका के अंदर ब्लैक्स के साथ पूरी तरह से बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता, वाइट सुप्रीमेसी वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक अर्ली स्टेज पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया था जो कि इनके लिए, इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है और सराहनीय भी है। और सिविल वॉर के अंदर एक की रोल निभाया क्योंकि एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजियन थे, एक अच्छे स्टेटमैन थे, तो लोग इनसे जुड़े रहे और उसकी वजह से नॉर्थ जीता भी। और जो अमेरिका के सभी नागरिक हैं उनको बराबरी की नागरिकता और बराबरी के अधिकार दिलाने में इन्होंने एक पहला और इम्पोर्टेंट कदम रखा था। इसीलिए अब्राहम लिंकन को अमेरिका के लोग जो है अपना हीरो समझते हैं। साउथ के स्टेट्स में आज भी अब्राहम लिंकन के लिए कुछ लोगों के मन में नफरत है। जो स्टेट्स जो है अब्राहम लिंकन के विरोधी थे, जो लोग अब्राहम लिंकन और स्लेवरी के खिलाफ जो उनका स्टांस था उसका विरोध करते थे, जो स्लेवरी के प्रमोटर थे, जो स्लेवरी को पसंद करते थे, वो आज भी उनका विरोध करते हैं। लेकिन अब उनकी संख्या कम बची है। कुछ स्टेट्स में अभी भी है, लेकिन स्लेवरी नहीं है। मतलब उनके मन में ये भाव है कि अमेरिका से हम अलग हो जाते तो अच्छा होता, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेरिका इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो उसकी वजह से कोई भी कंट्री ही उनसे सामना नहीं कर पाता, तो एक स्टेट उनसे अलग हो जाए ये तो मुमकिन नहीं है। तो आखिरी है ये स्लाइड, इसमें हम बात करते हैं इनके एक और उसकी कोट की, जिसमें इन्होंने कहा था, आई एम ए स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। मैं भले ही धीरे चलता हूँ लेकिन मैं कभी पीछे नहीं चलता, वापस नहीं चलता, उल्टा नहीं चलता। उल्टा नहीं चलना चाहिए वरना आप पीछे चले जाओगे ओब्वियसली। तो सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। इसकी एप्लीकेशन भी आ चुकी है तो इसको भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इनके वीडियो लेक्चर्स के PDF, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स
और यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आप बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई इश्यू हो तो आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। साथ ही अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, इनसे रिलेटेड पीडीएफ और इनसे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, ताकि आप अपना आकलन कर सकें आपने कितना कुछ सीखा है इस वीडियो लेक्चर में, कितना आपको आता है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी प्लेलिस्ट जो है उसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको अमेरिका से रिलेटेड जो आपको, उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है यूट्यूब पे कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। उसमें भी आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, सिविल वॉर है, ये सब चीज़ें घटनाक्रम आपको ऑर्डर से मिल जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।